आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। इस चैप्टर को वैसे वैश्वीकरण के ऊपर मैं आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। लगभग 70% जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुल मिला के 3 टॉपिक, जिसमें हम भारत और वैश्वीकरण जो टॉपिक है, मतलब भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा, भारत ने जब वैश्वीकरण की नीति को अपनाई तो उसका क्या असर भारत के ऊपर पड़ा है, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक रहेगा वो है वैश्वीकरण का विरोध, यानी कि वैश्वीकरण का विरोध पूरे वर्ल्ड में क्यों किया जाता है और कौन सा ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, वो समझने वाले हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है। ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो वीडियो का एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके से बेहतरीन एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को मैं हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं, तो इससे आप लोगों को स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो रोशन सर स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, भारत और वैश्वीकरण पहला टॉपिक है हमारा। देखिए, भारत ने वैश्वीकरण की नीति को वैसे 1991 में अपनाया था, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि भारत का दूसरे देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं था या दूसरे देशों से हमारे कोई लेन देन नहीं होते थे। हम अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी हम दूसरे देशों के साथ लेन देन किया करते थे। जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या काम किया था, वो भी हमारे साथ लेन देन करते थे। हमारे देश से जो भी कच्चा माल है उसको अपने देश में लेके जाते थे, है ना। उसके बाद फिर उन्हीं को तैयार माल के रूप में बदल के हमारे को ही बेचा करते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे। तो हम जब आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमने क्या किया, संरक्षणवाद की नीति अपनाई। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इतिहास को समझा। उसके बाद हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया, घरेलू उत्पादों पर हमने जोर दिया कि हमें क्या करना है, अपने घर के अंदर ही हमें चीज़ों को बनाना है ना। हमें दूसरे देशों से नहीं मंगाना, हम घर में से ही अपने देश में ही चीज़ों का निर्माण करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या था कि ज़्यादा उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाया ये नीति, और भारत कई मामलों में तो ठीक रहा लेकिन कई मामलों में पिछड़ भी गया था। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें जो थी वो उतना ज़्यादा मतलब विकसित, डेवलप नहीं हो पाई थी। हमने क्या किया, 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। जब भारत की नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, तो उसके तहत हमने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था और हमने अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों के लिए खोल दिया था, है ना। खुलेपन की नीति हमने अपनाई थी और दूसरे देशों से हमने बड़े मात्रा में, मतलब ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमने व्यापार करना शुरू कर दिया था। और वैश्वीकरण को अपनाने की वजह से क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ कि लगभग हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 7.5 दर्ज की गई, है ना, वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद। उससे पहले हम अगर 1990 तक की अगर जीडीपी की वृद्धि दर की बात करें तो 5.5 थी, लेकिन वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद 7.5 हो गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। वैश्वीकरण के कारण क्या है कि भारत जो है, भारत के बहुत सारे नागरिक दूसरे देशों में अभी जाने लग रहे हैं, आपको पता है, और वहाँ पे अच्छे पोस्ट पे है। वो बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ हैं, उसमें भी अच्छे पोस्ट पे भारतीय नागरिक आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सुंदर पिचाई की बात कर लेते हैं। गूगल के CEO है ये, है ना। आप लोगों ने शायद इससे पहले नाम सुना भी नहीं होगा। तो ये गूगल के CEO है। इसके अलावा भारत ने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी क्या किया है, अपना वर्चस्व स्थापित किया है और यहाँ पे भी बहुत सारे कामयाबी हासिल भारत ने किए हैं। और ये सब जो है वो वैश्वीकरण के कारण पर ही हो पाया है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैश्वीकरण का विरोध, है ना। वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे हमें 2 विचारधारा जो है, 2 प्रकार के विद्वान कह सकते हैं, 2 विचारधाराओं के माध्यम से हम वैश्वीकरण के विरोध को समझने वाले हैं। यहाँ पे एक है वामपंथी। वामपंथी हम उन विचारकों को कहते हैं या फिर उन लोगों को कहते हैं जो कि मतलब आर्थिक स्थिति, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बराबर करना चाहते हैं, समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं, है ना। ये वामपंथी है। गरीबों की भलाई की जो बात करते हैं वो वामपंथी है। और दूसरे हम दक्षिणपंथियों की भी बात करेंगे, उनका वैश्वीकरण को लेकर क्या विचार है। दक्षिणपंथी उन्हें कहते हैं जो कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं, जो हमारे पुराने प्राचीन मूल्य हैं उनको बचाना चाहते हैं। तो उन दोनों के आधार पर हम वैश्वीकरण के विरोध को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये जो वामपंथी है वो वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं। तो वामपंथियों का मानना यह है कि वैश्वीकरण के कारण असमानता में वृद्धि हुई है। मतलब यार बहुत सारे लोग तो भाई वैश्वीकरण की नीति को अपनाकर वो क्या हुए, व्यापार कर पा रहे हैं, उनके पास, जिनके पास पैसा है वो काफ़ी अमीर हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि असमानता लगातार बढ़ती जा रही है ना। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि राज्य की कार्य करने की क्षमता कम हो गई है। इस कारण जो सरकार है वो गरीबों की भलाई नहीं कर पा रही है, ऐसा इनका मानना है, वामपंथी का मानना है। अब हम दक्षिणपंथियों की बात कर लेते हैं। दक्षिणपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं, तो उनका मानना ये है कि भाई वैश्वीकरण
से मतलब निपटने के लिए हमें संरक्षणवाद की नीति को अपनाना होगा, यानी कि जो जिनके ऊपर वैश्वीकरण का जो कुप्रभाव पड़ रहा है उनको बचाने के लिए हमें संरक्षणवाद की नीति अपनानी चाहिए, उनको बचाना चाहिए, है ना। उनका मानना है, दक्षिणपंथियों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण जो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है उसका हास्य हो रहा है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य धरोहर धीरे धीरे खोता जा रहा है, उसकी हानि हो रही है ना। और इसके पीछे का मेन कारण क्या है? वैश्वीकरण। तो ऐसा दक्षिणपंथियों का मानना है। ये चीजें आप दक्षिणपंथी और वामपंथी का वैश्वीकरण के लेकर मतलब विरोध को लेकर जो विचार है उसमें आप बता देंगे। अब देखिए, वैश्वीकरण का विरोध करने का एक सबसे फेमस मंच जो है वो वर्ल्ड सोशल फोरम है ना। वर्ल्ड सोशल फोरम की अगर हम बात करें तो ये वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच प्रदान करता है, और इस मंच के तहत जो मानवाधिकारी जो कार्य करता है या पर्यावरणवादी जो है, मजदूर है, युवा है, महिलाएं हैं, वो सब क्या हो सकते हैं? एकजुट हो सकते हैं और जो ये नव उदारवादी वैश्वीकरण है उसका विरोध कर सकते हैं। तो एक मंच पर प्रदान करता है वर्ल्ड सोशल फोरम। अब देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की कुछ बैठकों के बारे में आप जान ले तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे, है ना, पोर्टो अलेग्रे नामक जगह पे हुई थी, जो कि 2001 में हुई थी। उसके बाद 2004 में भी इसकी बैठक बुलाई गई थी, जो कि मुंबई इंडिया में बुलाई गई थी। इसके अलावा 2018 में भी इसकी बैठक बुलाई गई है, अभी हाल फिलहाल में, तो 2018, ठीक है। तो ये जो 2018 का जो बैठक था वो भी ब्राजील में ही बुलाया गया था। तो ये बैठकों की डेट के बारे में आप लोग जरूर याद रखें। देखिए, भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है, ये आखिरी टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, इस कारणवश भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो बहुत सारे किसान हैं उन्होंने विदेशी कंपनियों से उर्वरक या फिर खाद वगैरह खरीदा, लेकिन उनकी फसल चौपट हो गए, तो इस कारण भी उनकी नाराजगी है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह है कि जो मतलब बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत की जो नीम के पौधे हैं उसको पेटेंट करवाने की कोशिश की थी, है ना। तो इस चीज़ का भी विरोध किया गया। इसके अलावा जो हमारे मतलब जो दक्षिणपंथी लोग हैं, दक्षिणपंथियों का मानना यह है कि भाई वैश्वीकरण के कारण भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हम मूवी देखते हैं, जो हम टीवी में चीज़ें देखते हैं, उसमें ज़्यादातर पश्चिमी संस्कृति के बारे में दिखाया जाता है। तो इस कारण आप देखेंगे कि जो मतलब हमारे कॉलेज और स्कूल के जो विद्यार्थी है वो अब वैलेंटाइन डे मनाने लग रहे हैं, है ना। भारतीय त्योहारों को भुलाकर वो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी जो त्यौहार है उसको अपनाने लग रहे हैं। तो इस चीज़ का भी जोरदार विरोध भारत में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कारण हैं जिससे कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में समझानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करें और बताएं रोशन भैया ये दिक्कत है, आप मेरे को समझाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक समस्या का समाधान करने की, लेकिन कम से कम आप मैसेज करें, ठीक है। आप अपनी समस्या को बताएं, आपकी समस्या के लिए हम हैं, है ना। आपकी समस्या है तभी हम हैं, आपकी समस्या नहीं होंगी तो हम नहीं होंगी, हम यूट्यूब पे क्यों आएंगे यार। आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए तो आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी समस्याएं जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।